स्वयं पुरोहित बोलिए। स्वयं पुरोहित, आपका भी क्या बिल्कुल यही मानना है कि सिर्फ एक ही मुद्दा है, राष्ट्रपति को बुला लेते तो हम चले जाते? नहीं, देखिए मुद्दा ऐसा है, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, पहले आप ये जूम करके अपने दर्शकों को दिखाइए। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर है। एक डैम का उद्घाटन एक आदिवासी महिला कर रही है, एक डैम का उद्घाटन है ये। और अभी का जो माहौल है, इस माहौल के अंदर में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा कि इनकी अकड़ बता रही है कि इनकी दौलत नई नहीं है। इनकी जो अकड़ है ना, ये अकड़ बता रही है। ये जिस भाषा में बात कर रहे हैं अभी कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगर आप बुला लेते, अगर द्रौपदी मुर्मू अगर इसका उद्घाटन करती, तो यह हम सब के लिए गौरव की बात होती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि आपने उनका चुनाव में साथ नहीं दिया। देखिए, विपक्ष ने अपना कैंडिडेट पहले दे दिया था, द्रौपदी मुर्मू का नाम बाद में आया, तो उसके बाद में चुनाव हुआ, वो जीत गई, हम सब ने बधाई दी। वापस ले लेते, कैसी बात कर रहे हैं स्वयं पुरोहित? एक मिनट, वो देश की महामहिम है। मेरी बात सुन लीजिए, आज देश के अंदर में जो दोनों सदन आते हैं, वो राज्यसभा लोकसभा, उन सबको, इवन प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाने का काम संवैधानिक पद का वो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं, उनको भी शपथ का काम राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर उनको बुला लेते, आज भी बुला लेते, मैं बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। मोदी जी आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखिए इवेंट मैनेजमेंट में उनसे बड़ा कोई नहीं है। आज वो विदेशों में जाके अपनी जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, करवाते हैं, वो सब समझते हैं। 10 सालों से लोग देख रही है, देश की जनता देख रही है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है अभी जो ये वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी जो बोल रहे थे, देखिए सावरकर जी भी मुद्दा नहीं है, उनको बनाया जा रहा है मुद्दा। आपके लिए देश के अंदर में देश की आत्मा बसती है। 15 अगस्त हमारा आजादी का दिन है, उससे पवित्र दिन नहीं हो सकता है एक संसद के लिए। संसद के लिए 26 नवंबर का दिन हो सकता था, जिस दिन हमारा संविधान बना, मगर आपने 28, आप जानबूझकर अराजकता खुद फैलाते हैं, आप जानबूझकर ऐसे काम करते हैं, बाद में आप बोलते हैं कि विपक्ष एकजुट हो गया। अरे पक्ष और विपक्ष तो आप बना रहे हैं, आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसके अंदर देश विभाजन हो रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी है। आपको उसको उसको मापदंड बराबर से रखना चाहिए। जब आप जो अभी बात हो रही थी कि ये जो छड़ी जो है ये लगेगी, ये देखिए छड़ी लगाना बहुत आसान है। छड़ी आप म्यूजियम से निकालिए, ले आइए, उससे कुछ नहीं होगा। आप उस छड़ी के मायने को अगर स्थापित कर पाते हैं। स्वयं एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे? ओके जी, एक छोटा सा सवाल बताइए। अवश्य पूछिए। हाँ, जो एनडीए के साथी हैं, चलिए मान लिया वो राजनीतिक वजहों से इस उद्घाटन समारोह में जाएंगे, पर उसके अलावा जो लोग जा रहे हैं वो वाईएसआरसीपी है, बीजेडी है, सुनिए मैं बीजेडी है, आपको बताता हूं, टीडीपी है, अब तो बीएसपी भी, मायावती। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, मायावती का सीबीआई केसेस चल रहे हैं, सीबीआई केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। वाई जगन रेड्डी की पासपोर्ट जब्त था, आपको पता होना चाहिए। सुषमा स्वराज ने उनके पासपोर्ट को रिलीज किया गया है। ईडी की बाकायदा इंक्वायरी चल रही थी, क्योंकि उनकी साठगांठ है, उनकी कमर, उनकी मेरुदंड सीधी नहीं है ममता बनर्जी की तरह, जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी की छड़ी का प्रहार का फर्क नहीं पड़ता है। अगर गलत है तो गलत का विरोध हमारी। ओके, शलमणि त्रिपाठी, ये ईडी सीबीआई से आपने ये साथी जुटाए हैं अपने उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए? उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या विचार है? उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मिले हुए, देखिए वो, अब देखिए महाराज जी, टोके एक एक करके, स्वयं एक एक करके। हाँ शलभ बोलिए। हाँ देखिए, कितनी बेशर्मी से मिले हुए हैं। हाँ, तो आपसे जो बाकी जो धूर्त है वो आपसे मिले हुए हैं, जितने घोटालेबाज है वो आपसे मिले हुए हैं, लालू जैसे सजा याफ्ता आपसे मिले हुए हैं, और नवीन पटनायक के ऊपर कौन सा ईडी है, कौन सा सीबीआई है? तो ये आपका जो दाव है चलने वाला नहीं, देश की जनता समझ रही है। भाटी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इनसे जरा पूछिए कौन सी समाजवादी पार्टी से है? समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव? क्योंकि मैं तो रामगोपाल यादव जी का फर्स्ट हाफ का स्टेटमेंट देख रहा था, तो कहते नहीं साहब इसमें प्रधानमंत्री करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अचानक फोन गया होगा, उसके बाद कहा नहीं साहब हमें तो इसमें विरोध करना है, तो अचानक सेकंड हाफ का बयान आ गया। अरे भाटी साहब, किन लोगों के चक्कर में पड़े हैं? मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा समाजवादी फिलहाल मेरी उम्र में, मेरी जानने में कोई नहीं था, लोहिया जी के बाद। उनसे सीखिए जिन्होंने आखिरी दिन संसद के भीतर कहा था कि आशीर्वाद दे रहा हूं, जाके नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। उनसे बड़ा समाजवादी कोई नहीं था, आशीर्वाद देकर भेजा था भाटी साहब। उनसे सीखिए, ये फर्जी समाजवादियों के चक्कर में मत पड़िए। और रही बात, कभी अगर आपको बहुत द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति ये था, तो पहली बार जब वो भाषण दे रही मानव जी, आपको याद होगा, और आपने हेडलाइन चलाई थी, मुझे याद आ रहा है, सारे चैनलों में चलाई थी, एक आदिवासी परिवार से आने वाली एक बेटी जाके पहले दिन जब वो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने जाती है, उस पे कागज के गोले किसने फेंके? कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोगों ने।
अपमानित करने का प्रयास किसने किया? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, समाजवादी इनके चट्टे बट्टों ने। आप एक बहन को जो आदिवासी समाज से आती है उसको आप पहली बार ये मौका नहीं दे सकते थे कि चलिए आज आप बोल दीजिए? पहली बार वो राष्ट्रपति के तौर पे गई थी, पहली बार संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रही थी। आप इतना भी सम्मान आपने नहीं दो दे पाए। लोगों से सवाल आपने पूछा है, द्रौपदी दोनों का मुर्मू जी जवाब लेना पड़ेगा। पहले शलभ मणि जगह त्रिपाठी, किया। ओके, पहले राजकुमार भाटी, उसके बाद आलोक शर्मा। भाटी साहब जल्दी। शलभ मणि जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे नेता के प्रति बहुत अच्छे शब्द कहे, लेकिन आपकी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा गाली भी उन्हीं मुलायम सिंह यादव को देते हैं, ये भी आप अच्छी तरह जानते होंगे। अगर आपकी पार्टी अच्छे लोगों का सम्मान नहीं कर सकती तो यह भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। दूसरे, जो राष्ट्रपति के भाषण में विरोध करना, वो संसद की कार्रवाई का, सरकार की कार्रवाई का विरोध करना होता है, वो राष्ट्रपति का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। ओके, आलोक शर्मा, ऑल राइट। आलोक शर्मा बोलिए। आलोक शर्मा, आपकी बारी है। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम मुद्दे जो है ना बेकार के उठाए गए, और इसके सबके पीछे एक ही चीज है कि मोदी जी का जो वहां पर तख्ती लगेगी उसके ऊपर मोदी जी से ऊपर किसी का नाम नहीं होना चाहिए। असली लब्बो लबाब पूरे शो का ये है। मैं तो पूछ रहा हूं, फिर आर.के. नारायण जी जो राष्ट्रपति बने उनके खिलाफ क्यों उतारा था किसी ने भी? और SC ST जितनी सीट है लोकसभा की में, उसमें तो फिर किसी को किसी के खिलाफ कैंडिडेट उतारना ही नहीं चाहिए। ये बेकार के कुतर्क हैं। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति घर में बैठेंगे अपने और सबका साथ सबका विकास होगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई भी चीज हास्यास्पद नहीं हो सकती कि लोकतंत्र का आप कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। अभी कह रहे हैं साहब वो दंड आएगा और राजदंड आएगा, फलाना आएगा। प्रदीप साहब, 9 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी, 9 साल से लाके क्यों नहीं रख दिया म्यूजियम में से? अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल रहे तो वहां से लाके रख देते। नई संसद में ही रखना जरूरी था क्या? ये सब बेकार की चीजें हैं। आप लोग इन मुद्दों को, बेसिक मुद्दों को डेविएट करना चाहते हैं। क्या पुरानी संसद में उसको प्रतीक चिन्ह को नहीं रखा जा सकता था? लेकिन तमाम प्रतीक चिन्ह उस दिन खत्म हो गए जिस दिन हमारा संविधान बन गया। आज आप प्रतीकों पे सरकार चलाएंगे क्या? आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के मुख अच्छा, से मतलब बातें राजदंड शोभा का भी नहीं विरोध है क्या? देती। आलोक और शर्मा, आजकल पत्रकारों का भी क्या राजदंड का भी जरूरी विरोध हो कर गया रहे हैं क्या? मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने सवाल उठा दिया। मैं विरोध नहीं है। अरे भाई, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहा। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदया से आप इनॉग्रेशन कराते तो पूरे देश का सम्मान बढ़ता। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी बोलिए। देखिए राष्ट्रपति आलोक शर्मा बार बार एक लाइन कह रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति घर बैठेंगे। देखिए। क्या संदेश जाएगा? नहीं, आलोक भाई की मजबूरी देखिए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस राजदंड पर गौवंश दिखाई दे रहा हो, और अभी आदरणीय प्रदीप जी ने बताया कि ब्राह्मणों ने आके उसकी पूजा की थी और पूजा अर्चन के बाद वो राजदंड रखा गया था, कांग्रेस पार्टी कैसे बर्दाश्त कर सकती है? एक तरफ गौवंश, एक तरफ पंडितों ने पूजा की, हिंदुओं ने पूजा की, हिंदुओं की तरफ से राजदंड स्थापित हुआ, उसको अभी तक म्यूजियम में रखा गया था, अब पार्लियामेंट में जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। तो इनको छटपटाहट होगी। कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त कैसे कर सकती है? आपने क्यों नहीं लाके रख दिया? आप सवाल हमसे क्यों पूछते हैं? अगर आपको लगता है कि वो राजदंड पार्लियामेंट के भीतर होना चाहिए, कि मनमोहन सिंह जी को जो आप डमी बनाकर सोनिया गांधी जी सरकार चला रही थी, आपने क्यों नहीं रख दिया? तो आपने तो केवल विध्वंस किया, आपने इस देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया। ओके, आलोक शर्मा, ऑलराइट, आलोक शर्मा, बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है। आलोक शर्मा, आपकी बारी, बोलिए। संस्कृति 9 साल से याद नहीं आई क्या? मैं केवल ये कह रहा हूं, ये संस्कृति 9 साल से याद नहीं आई क्या? 9 साल पहले लाके रख लेते। एक आदिवासी परिवार से आने वाली बेटी पहली बार अपना भाषण न दे पाए द्रौपदी मुर्मू। अरे भाई, फिर वही चीज यार, कागज के गोले गजब है भाई, कहां से द्रौपदी मुर्मू? अरे एक मुद्दे पर रहो ना भाई, आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं। गो बैक का नारा लगाना कौन सा संस्कार था? कहानी यार, आदिवासी परिवार से आती बार थी, रिपीट मोदी जी करेंगे। ने राष्ट्रपति बना दिया था, तो मोदी जी ने आदिवासी परिवार से आने वाली क्या क्या बोला है, किस किस को बना दिया, तो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब बोला था आपने कागज के गोले फेंकने से लेकर गो बैक ओके, शलभ मणि त्रिपाठी, एक सेकंड, शलभ एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। आलोक शर्मा जल्दी बोलिए, उसके बाद आगे लोग आलोक जी बोलिए। के बयान देते हैं। देखिए, मुझे लगता है बिना तर्क का कोई व्यक्ति होगा ना, वो इसी तरह से बोलता रहेगा। मैं पूछ रहा हूं, संस्कृति की याद 9 साल से नहीं आई क्या? 9 साल पहले मोदी जी लेके बैठ जाते उसको वहीं पे कुर्सी पे, और अभी सरकार में संस्कृति विरोधी, अभी और बड़े काम होंगे, तर्क दे रहे हैं, अभी और बड़े काम होंगे, परेशान होते रहिए। ओके, ऑलराइट, प्रदीप जी को लाइए, टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। प्रदीप जी को लाइए। प्रदीप जी, जो दूसरा सवाल था आज का, आपको लग रहा है प्रदीप जी अब काफी हद तक जो गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए बनने वाले हैं वो काफी हद तक साफ हो गए हैं? सरकार के साथ ये 2-3 दल चाहे पहले या बाद में या खुले या छुपे तौर पर आ ही जाएंगे। YSRCP है, TDP है, BJD है और BSP है।
प्रदीप जी? नहीं मानक जी, मुझे नहीं लगता कि कोई प्री पोल अलायंस चाहे सत्तारूढ़ दल का है जो एनडीए है उसको छोड़कर या विपक्ष का जो यूपीए है उसको छोड़कर होने वाला है। जो भी होगा पोस्ट पोल अलायंस, क्योंकि उसकी उसकी वजह यह है कि विपक्ष में कांग्रेस के अलावा कोई मल्टी स्टेट पार्टी है नहीं। सब पार्टियां, ज्यादातर पार्टियां एक एक स्टेट की पार्टी है, उस स्टेट के बाहर उनका कोई अस्तित्व है नहीं। केवल आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। तो इसलिए कोई किसी को का वोट बढ़ाने की स्थिति में नहीं है दूसरे राज्य में जाकर। ममता बनर्जी अगर आएंगी उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव का कितना वोट बढ़ेगा, या अखिलेश यादव अगर तमिलनाडु जाएंगे तो एमके स्टालिन का कितना वोट बढ़ेगा। तो बात यह है कि जो पार्टियां अपने अपने राज्य में हैं वो मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़े, यही एक हो सकता है। चुनाव के बाद इन पार्टियों का गठबंधन हो अगर संख्या इतनी आती। ओके। उससे पहले का अतीत का इतिहास, आप इतिहास जो है या अतीत में जाकर देख लीजिए कितने गठबंधन हुए, कितने सफल हुए। ठीक है, ओके। स्वयं पुरोहित, इसका मतलब अगर ये जो 3-4 दल अब सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये तो आपके गठबंधन के लिए एक झटका हो गया फिर तो, यानी एनडीए का गठबंधन या एनडीए प्लस भी जो पार्टियां बाद में पोस्ट पोल भी आ सकती हैं, इससे तो आपको तो झटका ही लगा होगा। नहीं, हमारा कोई झटका नहीं है। देखिए, ये जो चुनाव होने वाला है 2024 के अंदर में, ये भारत की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। अब जो भारतीय, जिनको खाई में गिरना है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन में जाएंगे, चाहे वो राज्यसभा में बैकडोर से बिल पास करवाना हो या उनको संसद का भवन का उद्घाटन करवाने जाना हो, ये उनका अपना चयन है। मगर देश के अंदर में जो व्यक्ति लोकतंत्र के साथ खड़ा रहेगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी अगर सही से लड़ेगी, जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, समाजवादी पार्टी अपने क्षेत्र में लड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी एक एनडीए के रूप में चुनाव लड़ती है, वो सिंगल चुनाव नहीं लड़ती है, उनके भी साथी हैं, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ छोटी पार्टियों के साथ है, आज भी है। मगर ये देखना है कि अगला जो 2024 का चुनाव होने वाला है वो भारत की जनता इस तानाशाह की सरकार, इस अहंकार की सरकार को उखाड़ के फेंकने जा रही है। ओके, टाइम खत्म हो गया। भाटी साहब, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। देखिए, मुकाबला तो तगड़ा दिख रहा है। 20 पार्टियां, जैसे मैंने दिखाया ना, सिर्फ 20 उधर हैं, 17 इधर भी हैं, और उसमें एनडीए के बाहर वाली 2-3 बड़ी पार्टियां हैं। नहीं, मैं तो आखिरी टिप्पणी यही करूंगा कि प्रदीप सिंह जी की भविष्यवाणी और उनका आकलन गलत सिद्ध होने वाला है। कितनी पार्टियां आएंगी अलग बात है, लेकिन प्रीपोल अलायंस होगा, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये आप थोड़े दिन में दिखाई दे जाएगा आपको। ओके, और जो उनका गठबंधन मजबूत हो रहा है उस पर नहीं वो तो बोलेंगे? मजबूत ही है, कौन मजबूत होगा कौन कमजोर होगा ये तो जनता के हाथ में। जनता जिसे आशीर्वाद दे देगी वो मजबूत हो जाएगा।